हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। एंड आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th की पॉल साइंस से जो आपका चैप्टर 4 है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, इसके शॉर्ट एंड लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाला हूं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स होंगे। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूज़र नेम आप सभी के स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको बता दूं कि अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मार के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो हमारा चैप्टर है न्यू सेंटर ऑफ पावर, इसके अंदर बेसिकली आपको ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर यूरोपियन यूनियन, एशिया, आसियान, सार्क और ब्रिक्स ये पढ़ना है। और स्टेट्स के अंदर रशिया, चाइना, इंडिया एंड इसराइल। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इस वीडियो में आपको वो करवाऊंगा। चैप्टर की फुल एक्सप्लेनेशन देखनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक पे क्लिक करके पूरी जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो भी आप देख सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट लिमिट द एबिलिटी ऑफ द यूरोपियन यूनियन। कौन सी चीजें ऐसी हैं जो यूरोपियन यूनियन की एबिलिटी को लिमिट करती हैं। तो सबसे पहले तो भाई ये है कि इन मैनी एरियाज its member states have their own foreign relations and defense policies that are often at odds with each other। इसके जो मेंबर्स हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जिनकी अपनी खुद की फॉरेन पॉलिसी है। वो चाहते ही नहीं कि भाई हम दूसरे की वजह से अपने रिलेशन खराब करें किसी और देश के साथ। अपनी डिफेंस पॉलिसी है। फॉर एग्जांपल जर्मनी एंड फ्रांस अपोज यूएस अटैक ऑन इराक। ठीक है, सो ये इसका एग्जांपल दिया हुआ है। डेनमार्क एंड स्वीडन, इन्होंने तो भाई मॉस्ट्रेक ट्रीटी जो थी उसके ऊपर ही भाई मतलब मना कर दिया था साइन करने से। ठीक है, और यूरो को अडॉप्ट करने से भी मना कर दिया था, जो कि करेंसी कहा जा रहा था कि कॉमन करेंसी होगी यूरोपियन यूनियन की। सो वो भी इसमें इन्होंने अपोज करा। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि लिमिट करते हैं यूरोपियन यूनियन की एबिलिटी को। फिर आता है एक्सप्लेन एनी 4 स्टेप्स टेकन बाय चाइना दैट लेड टू द राइज ऑफ इट्स इकोनॉमी। आपको पता है चाइना की इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं थी, पर चाइना ने क्या किया। चाइना एंडेड इट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशन विद यूएस इन 1972। 1972 में अपने रिलेशन सही किए चाइना ने यूएस के साथ, और जो एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन था उसको खत्म किया। फिर क्या किया, फॉर मॉडर्नाइजेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। देखो मॉडर्नाइजेशन किया चाइना ने एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिलिट्री में 1973 के अंदर। फिर क्या किया भाई, चाइना ने ओपन डोर की पॉलिसी को मतलब अडॉप्ट किया, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो सके, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, टेक्नोलॉजी मंगाई जा सके अब्रॉड से। और बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए 1978 तक। फिर क्या था, द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। 1982 में चाइना ने एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज कर दिया। ओके, हु वाज फॉलोड बाय द प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, और बाद में इंडस्ट्रीज को प्राइवेट करा 1998 में। सो आप अगर एक चीज को नोटिस करें तो सारी चीजें एक साथ यहाँ पे प्राइवेट नहीं हुई, स्टेप बाय स्टेप चाइना ने चीजों को प्राइवेट किया। फिर उसके बाद है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वर फॉरेन इन्वेस्टर्स कुड सेट अप एंटरप्राइजेस। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो होते हैं उसके लिए भी बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो पहले रिस्ट्रिक्शंस होते थे वो हटा दिए। ठीक है, ताकि इन्वेस्टर्स आ सकें चाइना में। तो ये कुछ स्टेप्स थे जो चाइना ने उठाए और इसकी इकोनॉमी को फायदा मिला। Why did India and China both view themselves as new center of power in global politics? Write any 4 reason। 4 रीजन बताने हैं कि किस तरीके से इंडिया और जो चाइना है वो कैसे एक तरीके से न्यू सेंटर ऑफ पावर बन रहा है। इसका रीजन क्या है ग्लोबल पॉलिटिक्स में। सबसे पहली जो इसमें चीज है वो है लार्ज पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 135 करोड़। इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ से भी प्लस हो चुकी है। चाइना तो नंबर 1 पे है ही। फिर है इंडिया हैज अ फास्ट डेवलपिंग कंट्री। इंडिया बहुत ही तेजी से डेवलपमेंट कर रहा है अपना। इंडिया हैज अडॉप्टेड फ्री ट्रेड पॉलिसी एंड प्राइवेटाइजेशन। इंडिया ने भी फ्री ट्रेड पॉलिसी को अडॉप्ट किया हुआ है। ठीक है, और प्राइवेटाइजेशन को भी अपनाया इंडिया ने 1991 में। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसको इंडिया ने अपनाया था। फिर है इंडिया हैज अटेन्ड न्यूक्लियर कैपेबिलिटी इन द मिलिट्री सेक्टर। मिलिट्री की बात करें तो हमारे पास न्यूक्लियर भाई सारे वेपन से हम न्यूक्लियर पावर हैं। ठीक है, तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि बताते हैं कि ये न्यू सेंटर ऑफ पावर इंडिया बन रहा है। फिर है व्हाट वर द की ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ सार्क। सार्क को क्यों बनाया गया भाई। ठीक है, इसको इसलिए बनाया गया था कि टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ साउथ एशिया। साउथ एशिया के जो लोग हैं उनका भला हो, उनका कल्याण हो। ठीक है, एंड एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। साउथ एशिया की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो एक्सेलरेट हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिले, इसलिए इसको बनाया गया था।
फिर उसके बाद है इंक्रीज कोलैबोरेशन, ज़्यादा से ज़्यादा देश जो हैं वो मिलकर काम करें, कोलैब करके काम करें। म्यूचुअल असिस्टेंस, एक दूसरे की मदद करो, इकोनॉमिक मामलों में, सोशल मामलों में, कल्चरल मामलों में एक दूसरे की हेल्प करो, टेक्नोलॉजी के मामले में, साइंस के मामले में। सो ये सारी इसके अंदर बातें आ जाएंगी कि भाई सार्क के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, म्यूचुअल असिस्टेंस, ये कुछ कॉमन से पॉइंट्स हैं जो कि हर लगभग ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लागू होते हैं। फिर है यूरोपियन यूनियन हैज इवॉल्व्ड ओवर टाइम फ्रॉम एन इकोनॉमिक यूनियन टू एन इंक्रीजिंगली पॉलिटिकल वन। इकोनॉमिक यूनियन से ज़्यादा अब यूरोपियन यूनियन एक पॉलिटिकल यूनियन बनता जा रहा है। भाई ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके लिए हम बता सकते हैं, देखो ये वैसे पैराग्राफ में लिखा है पर आप इसी को ही हेडिंग्स बनाओ। सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे कि खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये आप एक हेडिंग बना दोगे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का इसने जो है अटेम्प्ट किया था पर वो फेल हो गया। फिर एक हेडिंग बनाओ ऑन फ्लैग, खुद का इसका फ्लैग है। एंथम है खुद का फाउंडिंग डे है, खुद की एक करेंसी है, ठीक है, यूरो। और इट ऑल्सो हैज सम फॉर्म ऑफ अ कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, ठीक है, एक इनकी अपनी फॉरेन पॉलिसी है, अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी है। और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूरोपियन यूनियन ने एक्सपेंड किए हैं अपने एरियाज ऑफ कोऑपरेशन वाइल एक्वायरिंग न्यू मेंबर्स, नए नए मेंबर्स और जुड़े हैं। जो बहुत सारे ईस्ट के भी मेंबर थे जो पहले सोवियत यूनियन में थे, वो अब आके इसमें बहुत सारे जुड़ रहे हैं मेंबर्स जो थे, जो सोवियत ब्लॉक के मेंबर्स थे। सो इस तरीके से यूरोपियन यूनियन एक इकोनॉमिक यूनियन से बढ़कर एक पॉलिटिकल वन बनता जा रहा है। आप इन्हीं को एक्सप्लेन करोगे, ये हेडिंग्स हैं सारी जो मैंने आपको बता दी हैं। फिर उसके बाद आता है एक्सप्लेन द रोल ऑफ आशियान एज एन इकोनॉमिक एसोसिएशन। सो आशियान, अगर आप यहाँ पे देखोगे कि ये मेनली एक इकोनॉमिक एसोसिएशन है, while the ASEAN region as whole is a much smaller economy compared to the USA, European Union and Japan. Its economy is growing much faster than all these. आसियान की इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इकोनॉमिक कम्युनिटी, ठीक है, आसियान की जो इकोनॉमिक कम्युनिटी है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टू क्रिएट अ कॉमन मार्केट, एक कॉमन मार्केट मिले सभी को, प्रोडक्शन बेस मिले, ठीक है, और जो मतलब आसियान जो स्टेट्स हैं, ठीक है, आपस में एक दूसरे की मदद करें और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक दूसरे की हेल्प करें। इट हैज़ फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग अ फ्री ट्रेड एरिया, एक फ्री ट्रेड एरिया बनाया जाए, ठीक है, फॉर इन्वेस्टमेंट, लेबर एंड सर्विसेज। एंड यूएसए एंड चाइना हैव ऑलरेडी मूव्ड फास्ट टू नेगोशिएट एफटीए विद आसियान। सो ये आसियान का मेन मतलब जो रोल है वो एज एन इकोनॉमिक एसोसिएशन वो ये है, ठीक है, जो मैंने आपको पूरा अच्छे से बता दिया है। इसी को आपको एक्सप्लेन करके बताना है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फिर आता है क्रिटिकली इवेल्युएट द ग्रोथ ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। सो पहले तो मैं इसके फेवर में अगर बताऊं तो भाई अगर चाइनीज इकोनॉमी की जो ये ग्रोथ हुई है, एक तो भाई इन्होंने 1972 में अपने आप का आइसोलेशन खत्म किया, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, मॉडर्नाइजेशन किया 4 जगहों पर, ठीक है, एग्रीकल्चर, मिलिट्री, इंडस्ट्री एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओपन डोर की पॉलिसी को अडॉप्ट किया 1978 में। और प्राइवेटाइजेशन में इन्होंने अपने आप को मतलब डाला, भाई एग्रीकल्चर जो है प्राइवेटाइजेशन किया, इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइज किया, और इस तरीके से कुछ इनकम इसकी बढ़ी, ठीक है, तो ये इसने इकोनॉमी के लिए किया। कुछ इसकी चीज़ें अपोजिशन में भी थी कि जैसे कि हर किसी को फ़ायदा नहीं मिला, नॉट एवरी वन इन चाइना रिसीव्ड द बेनिफिट ऑफ रिफॉर्म्स। अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ गया, फीमेल एम्प्लॉयमेंट जो थी, जो कंडीशंस थी वो काफ़ी ख़राब हो गई, वर्क कंडीशंस वगैरह। एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होने लगा, करप्शन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया। सो ये इसके अपोजिशन में पॉइंट्स थे, और जो पीछे मैंने आपको बताए हैं वो इसके सपोर्ट में पॉइंट थे, तो दोनों मैंने आपको समझा दिए। अब व्हाट डज द न्यू सेंटर ऑफ पावर मीन, ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो भाई, न्यू सेंटर ऑफ पावर का मतलब क्या है कि आफ्टर द एंड ऑफ बायोपोलर स्ट्रक्चर, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जब बायोपोलरिटी खत्म हो गई, सो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस और बहुत सारे नेशंस जो हैं वो राइज करा उन्होंने, और इंडिया, रशिया, इसराइल, ये सब इसमें आते हैं। और ऑर्गेनाइजेशंस में यूरोपियन यूनियन, आसियान, सार्क, ये सारी मतलब एक न्यू सेंटर्स ऑफ पावर्स हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन हमसे पूछता है व्हाट वाज द मार्शल प्लान। मार्शल प्लान क्या था? ये ऐसा था कि भाई यूरोप की इकोनॉमी काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, फाइनेंशियल एड चाहिए थी उसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। सो अमेरिका ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, मैसिव हेल्प करी, और इसी हेल्प को हम मार्शल प्लान के नाम से जानते हैं।
व्हाट आर द फैक्टर्स टू मेक रशिया अ न्यू सेंटर ऑफ पावर? रशिया में ऐसा क्या है कि उसको हम न्यू सेंटर ऑफ पावर कह रहे हैं? एक तो उसकी इकोनॉमी अच्छी है, वहां पे मिनरल्स हैं, वहां पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वहां पे गैसेस हैं, वहां की मिलिट्री काफी अच्छी है। तो ये सब आ जाएगा, ये फैक्टर्स रशिया को एक न्यू सेंटर ऑफ पावर बनाते हैं। गिव टू रीजंस फॉर एस्टेब्लिशिंग इजराइल एज द न्यू सेंटर ऑफ पावर। इजराइल में ऐसी क्या बात है भाई? डिफेंस पावर काफी अच्छी है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट काफी अच्छा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे है, इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी इसका अच्छा है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट काफी अच्छा है, ठीक है, एजुकेशन के मामले में बहुत आगे बढ़ रहा है। तो ये आ जाएगा। व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रिक्स? ब्रिक्स के जो आपके की ऑब्जेक्टिव्स हैं भाई, उसमें क्या है आपका? ब्राजील, रशिया, इंडिया, ठीक है, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसके ऑब्जेक्टिव्स यही हैं सभी मिलकर, भाई अपनी इकोनॉमीज को आगे लेके जाएं, पॉलिटिकल सपोर्ट करें एक दूसरे की, सोशल कल्चरल एक दूसरे को सपोर्ट करें, असिस्टेंस हो। सो यही इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसके ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव्स मिलते जुलते होते हैं। सो ये मैंने आपको समझा दिया है, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप